नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद दीपक पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारी प्रियम्बल का लेक्चर का सेकंड पार्ट, जिसमें हम जानेंगे कि हमारी जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे संविधान का पार्ट है या नहीं है। इस चीज़ में सबसे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बता देता हूँ कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, सवाल क्यों उठा। तो एक समझौता हुआ था 1958 में, किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इसका जिक्र आपको आगे मिलेगा। और इंडिया की पार्लियामेंट को समझौते के तहत कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को देना था ताकि मामला सुलझ सके। समझौता इसी बात पे था, भूमि विवाद सुलझ सके। लेकिन अब सवाल ये उठा कि इंडिया की जो सरकार है या संसद है, क्या वो सीधे क्षेत्र दे सकती है किसी दूसरे देश को, या फिर कोई संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, सीधे क्षेत्र यानी कि बिना किसी संविधान में संशोधन किए वो अपने राज्य की सीमाएं चेंज करे और वो कह दे कि हमारा क्षेत्र जो पहले यहाँ से था अब वो यहाँ से ना होकर यहाँ है और बीच का क्षेत्र हम किसी दूसरे देश को दे दें। लेकिन क्योंकि संसद भी संप्रभु है और संप्रभुता का मैटर आपके सीधे संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। एक शब्द मैंने आपको बताया भी था, यानी कि आपकी सरकार, आपकी संसद है वो संप्रभु है, अपने खुद डिसीजन खुद ले सकती है। लेकिन ये मामला किसी न किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और इसको कहा गया बेरूबारी यूनियन केस 1960। पृष्ठभूमि क्या थी इस केस की? जैसे बताया मैंने, 1958 में समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के बीच, और समझौते के अनुसार पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र जो बेरूबारी क्षेत्र है वो बांटने का फैसला किया गया या देने का फैसला किया गया। किसको? भारत की तरफ से पाकिस्तान को। अगर भारत को कुछ भूमि पाकिस्तान को ट्रांसफ़र करनी है तो सवाल ये उठा कि क्या भारत सरकार केवल पार्लियामेंट के कानून बनाए बिना ही यह क्षेत्र दे सकती है, यानी कि पार्लियामेंट में कोई कानून पास ना हो या फिर संविधान में संशोधन ही ना हो और वो भूमि का पार्ट सीधा जो हमारी संसद के पास पावर है नॉर्मल कानून के थ्रू, क्या वो दे सकती है? नॉर्मल कानून के थ्रू ज़मीन देने की पावर या ज़मीन में चेंज करने की पावर या राज्यों की सीमा परिवर्तन की पावर अनुच्छेद 3 से जुड़ी है। लेकिन यह भी लिखा गया है कि आपका जो अनुच्छेद 4 है वो घोषणा करता है कि भाग 1 में किया गया कोई भी संशोधन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि अब मान के चलिए इंडिया है, मैंने बता दिया आपको, ये सब क्षेत्र में से कुछ क्षेत्र आप यहाँ दे रहे हो। आप अगर अपने ही देश में सीमा चेंज कर रहे हो राज्य की तो ठीक है, लेकिन दूसरे क्षेत्र को दे रहे हो, अब वो क्षेत्र परमानेंटली आपका नहीं रहेगा, कहीं और जा रहा है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ज़रूरी है या नहीं है, इस मैटर को लेकर के जाया गया आपके माननीय न्यायालय में। क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है तो फिर वहीं से मैटर जुड़ेगा, क्योंकि संप्रभुता का मामला वहाँ से जुड़ेगा। अब देखो, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, माननीय न्यायालय का निर्णय आता है कि संविधान का हिस्सा नहीं आपकी प्रियम्बल, ठीक है, लेकिन केवल भूमिका है, यानी कि इंट्रोडक्शन है, ठीक है, और इसे कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। लागू नहीं करने का अर्थ है कि अगर इसमें कुछ लिखा है और भारत की सरकार उसको लागू नहीं कर रही या कर रही तो आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हो कि इसको लागू करो। ऐसा कुछ भी नहीं है। बेरूबारी यूनियन लेकिन ये भी स्पष्ट किया, अगर आपने वो क्षेत्र पाकिस्तान को देना है तो देने के लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य है। यानी कि आप केवल अनुच्छेद 3 से काम नहीं चला सकते, आपको 368 का प्रयोग करते हुए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य है, क्योंकि यह केवल सीमाओं का बदलाव नहीं है बल्कि राष्ट्रीय क्षेत्र का हिस्सा दूसरे देश को सौंपा जा रहा है। मैटर यही था। तो महत्व क्या होता है इसमें? पहली बार हमारे माननीय न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अब आपने केस सुनना है कि संविधान का भाग नहीं है, अब इसी से डिसाइड नहीं करना। लेकिन बाद में केशवानंद मामला आता है 1973 में, इसे बदला गया इस निर्णय को। देखते हैं क्या होता है उसमें। और कहा कि प्रस्तावना भी संविधान का हिस्सा है। अब देखते हैं वो केशवानंद भारती जो जजमेंट है वो है क्या। अब देखो 1973 का ये मामला है और केशवानंद भारती केरल राज्य से बिलोंग करते थे और वो एक मठ के प्रमुख थे। मठ यानी कि आप धार्मिक संपत्ति है ऐसा मान के चलिए, कोई मंदिर वगैरह, एक बार सोचने के लिए बस।
उन्होंने अपनी धार्मिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए या फिर अपनी धार्मिक संपत्ति को केरल सरकार के भूमि सुधार कानूनों से बचाने के लिए, यानी केरल सरकार कुछ भूमि सुधार कानून लेके आई और उनसे उनकी संपत्ति हथिया रही थी, उनसे उनकी संपत्ति ले रही थी। तो याचिका के जरिए सवाल उठाया गया कि क्या संसद को संविधान में असीमित संशोधन करने का अधिकार है, क्योंकि जब भूमि सुधार कानून आया तो धार्मिक संपत्ति को कब्जे में ले रही थी सरकार और उसको दोबारा से कुछ न कुछ प्री बंटवारा या कुछ भी ऐसा कर रही थी। लेकिन अब ये बिना संविधान के संशोधन के हो नहीं सकता था, क्योंकि वो भूमि का अधिकार, संपत्ति का अधिकार उस समय तक क्या था, आपका फंडामेंटल राइट था। इसलिए आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किया गया था, आपको याद हो तो पहली अनुसूची जोड़ी गई थी और उस पहली 9th अनुसूची आपकी जोड़ी गई थी और उस 9th अनुसूची में यह कहा गया कि इसमें डाला गया कोई भी कानून जांच नहीं किया जाएगा माननीय न्यायालय के द्वारा। तो वहीं से उठा कि असीमित संशोधन कर सकती है संसद। देखते हैं अब मुख्य प्रश्न, क्या संसद संविधान की किसी भी धारा में किसी भी अधिकार में परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है? पहला क्वेश्चन था। दूसरा, क्या संसद मौलिक अधिकारों को भी खत्म कर सकती है, यानी संविधान में संशोधन की पावर संसद के पास कि 368 घोषणा करता है कि आपके पास 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। अगर सबके सब मिल करके पार्लियामेंट, कोई सांसद है हमारे, वो वोटिंग करके किसी फंडामेंटल राइट को डिलीट करना चाहिए, वो कर सकते हैं। अब देखते हैं। और क्या संविधान का हिस्सा है आपकी प्रस्तावना, ये मामला भी उठा, इसीलिए मैं आपको इससे कनेक्ट कर रहा हूँ। देखते हैं फिर। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय आता है और 13 जजों की आज तक की सबसे बड़ी बेंच बैठती है और उसमें 7-6 के बहुमत से फैसला आता है कि प्रियम्बल आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, आपके संविधान का हिस्सा है, यानी कि अब स्पष्ट कर दिया कि हिस्सा है, पीछे मना किया था। और यह संविधान की आत्मा है, मौलिक ढांचे को दर्शाती है, यानी इसमें कुछ ऐसे शब्द है जो मौलिक ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है। अब बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि नींव है, जिनको आपकी संसद टच नहीं कर सकती और उनमें संशोधन नहीं कर सकती। संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार सीमित है, असीमित नहीं है, यानी उसके ऊपर लिमिट है। संसद संविधान को नष्ट नहीं कर सकती, यानी कि संसद तो संविधान में संशोधन करके कुछ भी कर देगी, लेकिन आपने एक चीज़ देखनी है कि आपका मान लीजिए है कॉन्स्टिट्यूशन, यहीं से संसद है, इसी में कुछ आर्टिकल में संसद का वर्णन है, इसी में कुछ आर्टिकल में आपकी न्यायपालिका का वर्णन, यानी कि सबकी शक्ति का स्रोत ही संविधान है। तो संसद कैसे संविधान को नष्ट कर सकती है? अब देखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मौलिक ढांचा या मूलभूत सिद्धांत की संरचना क्या है, जिसके मैंने अभी जिक्र किया, यानी कोई बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, यानी संविधान में कुछ ऐसे मूल तत्व है जिन्हें बदला नहीं जा सकता। हमारे माननीय न्यायालय की जजमेंट है 1973 की। तो इसमें अब संसद ने पूछा, या आपकी उस समय की जो मौजूदा सरकार होगी उसने पूछा कि कौन कौन से तत्व है जो आपके मौलिक सिद्धांत है, हम उनको नहीं छेड़ेंगे, आप हमें उनकी लिस्ट दे दीजिए, बाकी हम संशोधन कर लेंगे। तो उस समय लिस्ट तो नहीं दी गई और कहा भी गया माननीय न्यायालय के द्वारा कि हमारे पास जैसे जैसे मामले आते रहेंगे हम बताते रहेंगे कि कौन सा मैटर, कौन सा तत्व आपके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मूल सिद्धांत का पार्ट है और कौन सा नहीं है। तो संविधान की सर्वोच्चता, ये बता दिया गया कि आपके जो संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च नहीं है, ना न्यायपालिका सर्वोच्च है, बल्कि ये तो तीनों इक्वल है, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और सबके ऊपर कौन है, संविधान सर्वोच्च है। लोकतंत्र, आप देश के लोकतांत्रिक ढांचे में बदलाव नहीं कर सकते, देश धर्मनिरपेक्ष रहेगा, यानी कि सेक्युलर रहेगा, देश का संघीय ढांचा, यानी कि देश एक यूनियन की तरह काम करेगा, जैसे ऊपर सेंटर सरकार है आपकी तो नीचे आपकी राज्य सरकारें हैं, नियंत्रित जो माहौल है ये रहेगा। न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि कोई कानून गलत है या नहीं है, फंडामेंटल राइट से टकरा रहा है या नहीं टकरा रहा, या कोई भी आपका संशोधन वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिलीट कर रहा है या उसके खिलाफ है या नहीं है, इसको जांच करने की न्यायपालिका के पास जो पावर है उसको न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, यानी आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते। आपके कुछ मौलिक अधिकार जैसे अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 13 ये डायरेक्ट यहीं जाते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की तरफ। समानता का प्रिंसिपल, स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी आप न्यायपालिका की जो
स्वतंत्रता है उसको भी प्रभावित करने वाला कोई निर्णय नहीं लेके आएंगे, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका ही आपकी अन्य चीज़ों को बचा सकती है, आपके अधिकार वगैरह को। तो इसका महत्व क्या है इस जजमेंट का? इसे संविधान की सबसे ऐतिहासिक केस माना जाता है, इसे ऐतिहासिक मैटर कहा जाता है। इसने तय कर दिया कि संसद सर्वशक्तिमान नहीं है और संविधान सर्वोच्च है, यानी कि इसमें डिसाइड कर दिया कि आपका जो सर्वोच्च है वो तो संविधान है, बाकी संसद वगैरह तो आपके देश की शासन व्यवस्था, आपके कानून चलाने के लिए है, आपके देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए है, उसको सुचारू ढंग से, यानी संविधान सर्वोच्च, उसको लागू करने के लिए आपकी संसद कानून लेके आ सकती है। भारत में लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए है केस आधार बना, यानी इसने क्या दिया, आपको आधार प्रोवाइड करवाया। लेकिन एक केस और आता है LIC ऑफ इंडिया केस 1995। अब ये क्यों आया? इस केस का पूरा नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, या आपने जो LIC सुना होगा 1995। इसमें मुख्य सवाल यह था, क्या प्रस्तावना केवल एक भूमिका है, फिर यह संविधान का हिस्सा है? यानी कि ये पूछा गया कि अगर केवल भूमिका है तो हिस्सा कैसे हो सकती है? जो 1973 जजमेंट में कहा था उसमें ये तो कह दिया कि हिस्सा है, लेकिन ये भी तो स्पष्ट 1960 में कर दिया था केवल भूमिका है। अब दोनों कैसे हो सकती है? या केवल भूमिका है तो कहा गया कि भूमिका भी है और साथ में हिस्सा भी है। अब देखते हैं। और क्या संविधान की व्याख्या इंटरप्रिटेशन करते समय प्रस्तावना को आधार बनाया जा सकता है? ये मेन क्वेश्चन था इसमें। ये तो साथ में आ गया था, बस एक आप मान सकते हो कि छोटा सा क्वेश्चन साथ में उभर गया कि आपने मान लीजिए कोई कानून में चीज़ लिखी है, 1 2 3 लिखा है। अब इस कानून का, इस प्रावधान का क्या अर्थ है, इसका अर्थ लगाने के लिए, संविधान की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना में दिए गए जो आदर्श हैं, जो सिद्धांत हैं, जो मूल्य हैं, उनका प्रयोग करके इसका अर्थ निकाला जाएगा संविधान की, ताकि दृष्टि सम्मत हो। क्या प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है? क्या प्रियम्बल केवल इंट्रोडक्शन है? क्या इसका कानूनी महत्व भी है? ये भी उभर के आया इसमें कि कानूनी महत्व है या इसका नहीं है। संविधान की धाराओं की व्याख्या करने में प्रियम्बल की क्या भूमिका, ये तीनों क्वेश्चन आए। अब निर्णय देखते हैं क्या आता है। उद्देश्य का संविधान का अभिन्न हिस्सा है, यानी कि ये अभिन्न भाग है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। पहला, यानी कि इसमें अगर आपने कुछ शब्द भी ऐड करना है या इसमें से निकालना है तो फिर अगर संविधान का हिस्सा है तो इसमें संशोधन करने के लिए आपने वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जो आप अनुच्छेद 368 के तहत फॉलो करते हैं। यह कोई अलग दस्तावेज नहीं है बल्कि संविधान के साथ ही जुड़ा हुआ है, कानूनी रूप से इसे लागू नहीं किया जा सकता। यानी कि इसमें लिखी गई चीज़ें एनफोर्स तो नहीं कर सकता कोर्ट, या आपकी कोर्ट है, आपकी माननीय न्यायालय है, वो इसको इन्फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन अगर इसमें संशोधन वगैरह करना है तो संविधान का, क्योंकि ये भाग है, 368 का प्रयोग किया जाएगा। यानी इसे अदालत में सीधे लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि एनफोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का भी कुछ न कुछ इसमें हिस्सा है, जैसे संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, पीछे हमने जिक्र किया वो। संविधान की व्याख्या का मार्गदर्शक है, यानी एक गाइड। जैसे आप कहीं जाते हो तो आपको कोई व्यक्ति वहाँ की नॉलेज दे, तो वैसे ही अगर हमारे न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट है हमारी, उसने अगर संविधान में दी गई चीज़ों को पहचानना है, उसकी व्याख्या करनी है, तो गाइड से ही, यानी कोई उनको बताने वाला हो, तो संविधान हमारे संविधान निर्माताओं की सोच को दर्शाती है। उस सोच को पकड़ने का जरिया है आपकी प्रस्तावना। अगर किसी अनुच्छेद में अस्पष्टता है तो उसकी व्याख्या प्रियम्बल की रोशनी में ही की जाएगी, यानी प्रियम्बल एक किस्म से उसका आधार बनेगी कि ये क्या कह रहा है। महत्व क्या हुआ इसका? पहला, केशवानंद भारती जजमेंट में जो मामला आया था और जो निर्णय आया था उसको और मजबूती मिली। संविधान की आत्मा के रूप में कुछ कुछ स्वीकार किया गया। यह संविधान को समझने का आधार बनी, लेकिन यह भी साफ किया कि प्रियम्बल से कोई स्वतंत्र अधिकार उत्पन्न नहीं होगा, यानी कि अपने आप में यह लागू नहीं होगी। तो हमारा यहाँ ये पार्ट कंप्लीट होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देता हूँ इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जैसे ये पूछेंगे कि जो बेरूबार यूनियन केस था वो कब का है, तो 1960 का है। ये आपको मिलान करना दे देंगे। इसमें क्या कहा गया था कि संसद जो आपका संविधान है प्रियम्बल उसका भाग है या नहीं है, तो इसमें नहीं कहा गया था, भाई नहीं है। 1973 में एक केस आया, उसका नाम क्या है, जिसमें संविधान संशोधन की पावर को सीमित किया गया और प्रस्तावना संविधान का भाग है इसे स्वीकारा गया। तो वो कौन सा था? केशवानंद भारती
जजमेंट थी आपकी, ठीक है। और साथ में ये भी पूछ सकते हैं कि अगर आपकी प्रस्तावना में संशोधन करना है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आपको स्टेटमेंट कुछ बना के दे देंगे, वो ABCD ऐसे कुछ करके स्टेटमेंट बना देंगे। तो आप संविधान संशोधन वाली जो स्टेटमेंट हो उसके साथ जाना है। दूसरा, इसमें अपना जो प्रस्तावना है उसका कोई कानूनी महत्व नहीं है, लेकिन उसका दार्शनिक महत्व है, संविधान को समझने में उसका रोल है। या प्रस्तावना में कौन सा शब्द का क्रम क्या है, उसमें कौन से शब्द ऐड किए गए, किस संशोधन से ऐड किए गए, ये सब उसमें पूछा जाएगा। या इन क्वेश्चंस के थ्रू आपकी संविधान की प्रस्तावना की समझ को परखा जाएगा क्वेश्चंस के माध्यम से। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को, आपके चैनल को सपोर्ट करें, तभी जा कर के मैं और आपके लिए वीडियो कंटिन्यू कर पाऊँगा। मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और धन्यवाद।